चलिए जी आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। 2-3 घंटे की आज टोटल क्लास लगने वाली है 2 पार्ट्स में। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के क्वेश्चंस आज मैं स्टार्ट करा दूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टॉपिक है खतरनाक, वो भी। कल वाले टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, प्रपोज डिविडेंड वाला। समझ में नहीं आया प्रपोज डिविडेंड वाला, जिसको समझ में नहीं आया ना, उनके लिए तो सीधा सीधा ब्रह्मास्त्र है। इतना इजी, उससे इजी हो ही नहीं सकता। या तो प्रपोज डिविडेंड हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना चाहते। सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट्स होंगी, जैसे पूरे सिलेबस में पूरे अकाउंट्स के क्वेश्चंस में होती हैं एडजस्टमेंट, वैसे ही एडजस्टमेंट होंगी बैलेंस शीट के बाहर। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 पे कहीं पे लिखा होगा प्रपोज्ड डिविडेंड। अब मैं 2-3-4 मिनट इन्वेस्ट कर रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर, दोबारा नहीं इन्वेस्ट करने वाला, तो अब ध्यान से समझ लेना सभी। अगर प्रपोज डिविडेंड, फुल फ्लैज क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी, पूरे क्वेश्चन की पूरी बैलेंस शीट एसेट से लेके लाइबिलिटी तक। एडजस्टमेंट्स होंगी 4-5, 3 भी आ सकती हैं पेपर में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आती हैं। कभी कभार 3 आ गई तो ठीक है, अदरवाइज 2 ही आती हैं बोर्ड में। प्री बोर्ड में आएंगी 4 या 5, तो हमें तैयारी प्री बोर्ड के लेवल की करनी है। ओके जी। एडजस्टमेंट में पॉइंट दिया होगा प्रपोज्ड डिविडेंड। अब सोचते हैं पर डिविडेंड का मतलब क्या होता है। शेयर होल्डर ने जो शेयर कैपिटल लगाई, शेयर होल्डर्स ने जो बिजनेस में शेयर कैपिटल लगाई, उसके ऊपर क्या कहते, क्या यार, जो शेयर कैपिटल ओनर्स ने दी है उसके ऊपर हम उनको हर साल प्रॉफिट बांटते हैं, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है जी। तो ये डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाता है। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाना यार, अभी डोर बंद कर दो, पार्ट 2 में आ जाना प्लीज। है 2 घंटे के बाद वीडियो लगा लेना, अभी बंद कर दो प्लीज। तो अगर मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है, पूरा डोर बंद कर दे ईशान, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है जी। तो इसमें हम ऐड करते होते थे, याद है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4 चीजें। प्रपोज डिविडेंड इधर ऐड कर देते हैं, क्योंकि डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को जो उन्होंने शेयर कैपिटल लगाई, तो बदले में कुछ तो उनको देंगे ना। कोई बंदा शेयर मार्केट में या किसी कंपनी में शेयर क्यों खरीदता है। नॉर्मल लोगों को पता है, जो आजकल ज्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते हैं, सर शेयर मार्केट का प्राइस अप डाउन होता है उसके लिए। वो भाई मेरा बाय प्रोडक्ट है, वो शेयर मार्केट का प्राइस अप हो डाउन हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, वो हो जाए तो ठीक है। कई प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती। अब अगर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है तो शेयर मार्केट में वो आएंगी नहीं। स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट, तो वो कंपनियां होती हैं प्राइवेट कंपनियां। तो प्राइवेट कंपनियां का जो शेयर है वो शेयर मार्केट में आएगा नहीं, तो उनके प्राइस तो अप डाउन होंगे नहीं। तो प्राइवेट कंपनी में लोग शेयर कैपिटल क्यों लगाते हैं, पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि पैसा लगा के हम प्रॉफिट कमाते हैं दुकानदारी से, और वो प्रॉफिट 31 मार्च को बांट देते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड का मेन पर्पस होता है, जो बंदे कैपिटल लगाते हैं, कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, 31 मार्च को बांटेंगे, उस बांटने को बोलते हैं डिविडेंड। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी जहां पे लोगों का पैसा भी इन्वॉल्व है, आईपीओ शेयर मार्केट में, तो वो पैसा क्यों लगाते हैं। एक तो उनको डिविडेंड मिलेगा, दूसरा शेयर मार्केट में प्राइस अप डाउन होएगा। अब हम बात करते हैं डिविडेंड का मीनिंग, समझ में आ गया। कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांट देती है शेयर कैपिटल के बदले में। तो शेयर कैपिटल के बदले में प्रॉफिट को बांट देंगे, उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब मैं आपके सामने 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, पहले डिविडेंड का मीनिंग सोचो, समझ में आता है सच में। पलक बताना डिविडेंड का मीनिंग। एक लाइन में बता सकते हो। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं कैश फ्लो चैप्टर में। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो हर साल हर 31 मार्च के बाद हम बांटते हैं। ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड हम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते थे, जबकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि ये शेयर कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। तो शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो इसका जो डिविडेंड है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करना है।
जबकि पी एंड एल अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट में से माइनस कर चुके होते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दिया जाता है और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिया जाता है। ये तो हो गई बेसिक ट्रीटमेंट जो 2-3 बार डिस्कस हो रखी है। अब बात करते हैं अगर एडजस्टमेंट में आ गया प्रपोज डिविडेंड ₹1000, ये सबसे इजी है। यही प्रपोज डिविडेंड कहने का मतलब है हमने पे भी कर दिया, तो वही चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे। दूसरा, अगर प्रपोज डिविडेंड नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, 2023-24 का अलग है, 24-25 का अलग है, तो ये कभी कभी नोट्स टू अकाउंट्स में दे दिया जाता है 2 सालों का। अगर 1 साल का दिया फिर तो कंफ्यूजन दूर हो गई ना, वही 1000 ऊपर ऐड करना है, नीचे माइनस। अब हमारा पूरा चैप्टर में ऐसे चला करेगा, ऊपर ऐड नीचे माइनस, ऊपर मतलब ऑपरेटिंग, नीचे मतलब इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, जो भी होगा कोई भी एक्टिविटी। ठीक है जी। अगर सिंपल दिया हुआ है, पहले देखो सिंपल वाला क्लियर हो गया, अगर 1 ही साल का दिया हुआ है। अब अगर 2 साल का दिया हुआ है 23-24 और 24-25 का, ये हो सकता है बैलेंस शीट में दिया हो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, हो सकता है नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हो सकता है एडजस्टमेंट में दिया हो। तो समझ लो पिछले साल का 8000 है, इस साल का 9500 है। अब हमें क्या करना है, पहले तो वही मेरे फेवरेट बच्चों के लिए, हमें 24-25 को काटा मार देना है, बात खत्म। ये 8000 बस, ऊपर ऐड नीचे माइनस। ठीक, ये तो हो गई शॉर्टकट ट्रिक। 80% बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक की चाहिए होती है, तो उनके लिए ये पॉइंट है बस। जो पिछले साल वाला है ओपनिंग ईयर, पिछले साल को प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं, ओपनिंग ईयर, उसी का डाटा लेना है, क्लोजिंग वाले को काटा मार देना, चाहिए ही नहीं। दूसरा एंगल, अगर समझने वाला एंगल है, इधर देखो, आज हम यहां पे खड़े हैं 24-25 की 31-3-25 को, आज हम यहाँ पे खड़े हैं 24-25 की 31-3-2025 को, तो ये मेरे पास अभी अभी साल खत्म हुआ है, इसी को बोलते हैं करंट ईयर या फिर क्लोजिंग ईयर। और जो पिछला साल है 23-24, पिछला साल, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ईयर या फिर हाँ प्रीवियस ईयर, ओपनिंग ईयर या प्रीवियस ईयर। अब सुनो लॉजिक, जो पिछले साल का 23-24 का डिविडेंड है यार, वो तो 31-3-24 को पता चलेगा ना। तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो यार, मुझे 23-24 का प्रॉफिट कब पता चलेगा, 31-3-24 को ना, जब पूरा साल मैंने दुकानदारी कर ली होगी। तो मैं क्या करता हूं, इस 31-3-24 को देखना, मार्क पता लग रहा है कहां पे कर रहा हूं, इस 31-3-24 को मैं पूरा साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया मैं शेयर होल्डर में बांटना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको बोलते होते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। ये मैं 31-3-24 को प्रपोज कर देता हूं, अनाउंस कर देता हूं, उसके 15-20 दिनों में मुझे देना होता है, कभी हफ्ते में कभी 15 दिनों में। हम समझने के लिए 15 दिन लेते हैं, लो में एक टाइम लिमिट है 15 दिन की, तो फिलहाल के लिए मैं 15 दिन बोल रहा हूं, वो चेंज होती रहती है लेकिन मैक्सिमम वही रहती है 15 दिन। कोई 1 महीने में दे दो, 2 महीने में दे दो। तो मुझे बताओ मैंने 31-3-24 को किस ईयर का, हेलो हेलो, 4446, ठीक है जी। तो 31-3-24 को मैंने किस साल का डिविडेंड या प्रॉफिट बांटना घोषित किया अभी। ऑब्वियस 31-3-24 को 24-25 का तो नहीं कर सकता ना, तो 31-3-24 को रात को 8 बजे जाते जाते मैंने बोल दिया कि शेयर कैपिटल के ऊपर या तो 1 लाख रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा या 10,000 का, या फिर 10%। जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उसका 10%, जिसने 1 करोड़ लगाई होगी उसको 10%, जिसने 8 लाख लगाई होगी उसको 8 लाख का 10%। दोनों चीजें समझ में आ गई। अगर वैल्यू दी हुई है तो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, अगर वैल्यू नहीं दी हुई, परसेंटेज दी हुई है, तो शेयर कैपिटल के ऊपर लगती है, जिसने जितनी कैपिटल लगाई उतने के बदले में उसको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट को फैंसी शब्दों में क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तभी तो अगर आप कोई बड़ी बड़ी मूवी, अच्छी खासी मूवीज देखोगे ना, जो थोड़ी हाई फाई मूवी होती है सैफ अली खान टाइप की, तो वो फैंसी शब्द यूज करते हैं, यार अगर हमने ये दुकान शुरू करी, अगर हमने ये धंधा शुरू किया, इसमें ना उतनी डिविडेंड नहीं मिलेगा, उतना रिटर्न नहीं मिलेगी, उसका मतलब होता है उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो 31-3-24 को क्या मैं 24-25 का प्रॉफिट निकाल सकता हूं, 31-3-24 को क्या मैं फ्यूचर ईयर का प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर सकता हूं, नहीं। तो मैंने किस साल का प्रॉफिट घोषित किया होगा, पिछले साल का जो भी अभी खत्म हुआ है 23-24 का। तो समझ लो 23-24 का प्रॉफिट हमारा था 8,000 पे, इसको पे करना है मुझे 15 दिनों में। बताना कब पे करूंगा, डेट बता दो। 15 अप्रैल 2024, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं ये 24-25 में, क्या 1 अप्रैल भी 24-25 में ही गिरेगी,
2 अप्रैल भी, 15 अप्रैल भी, 1-2 महीने बाद भी। यानी कि जो प्रॉफिट आप अनाउंस करते हो उसको ना कुछ दिनों के बाद आप शेयर होल्डर को देते हो। ये चीज समझ में आती है? लो कह रहा है आपने अनाउंस कर दिया 15 दिनों में, 1-2 महीनों में दे देना। तो मेरी देने की बारी आई है, फॉर एग्जाम्पल मेरी देने की बारी आई है अप्रैल में, मई में, जून में। यहां तक समझ में आ गया? बताओ किस साल का डिविडेंड किस साल में मैंने पे किया है? 23-24 का 24-25 में पे किया है। तो इस हिसाब से कई बार क्या होता है कि मेरे कैश फ्लो में से ना, मेरे कैश फ्लो में से ये जो प्रपोज डिविडेंड है मैं ये माइनस कर देता हूं 8,000। अब सोचो जो मैं पी एंड एल अकाउंट से एक बार के लिए मैं पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूं या कैश फ्लो बना रहा हूं, तो मैंने 8,000 पे किया, वो मैंने माइनस कर दिया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। मैंने 8,000 माइनस कर दिया, लेकिन ये किस साल का है? पिछले साल का है, लेकिन पे तो इस साल की है ना। जब मैं फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट करंट ईयर की बनाने लगूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 24-25 की, तो जो मैंने माइनस की है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ने बनाया है, अनाउंस तब करोगे, पे कुछ दिनों बाद कर देना। तो उस वजह से वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम है और आपके 24-25 में माइनस हुई है, इसलिए पहले 24-25 में ऊपर कैंसिल करके ऐड कर दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग की आइटम है और फाइनेंसिंग में जाके माइनस कर देना 24-25 के कैश फ्लो में। अब मुझे बताओ 24-25 में मैंने कौन सा डिविडेंड दिया था, 8,000 वाला या 9,500 वाला? तो इसलिए मैंने 8,000 को माइनस किया था, तो 8,000 को प्लस कर दो और यहां पे माइनस कर दो 8,000 को, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट चलता है कैश बेसिस के हिसाब से। जितना पे किया हम तो उसी को मानेंगे, बने चाहे आपका 9,500, हमने पे कितना किया। इस वजह से हम करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको प्लस माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के डिविडेंड देने की बारी करंट ईयर में आती है। सर इसका मतलब 24-25 का डिविडेंड हम कब पे करेंगे? तो जब मैं 25-26 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं तो फिर मैं 9,500 को प्लस और माइनस करूंगा, क्योंकि एज पर लीगल या डेट वाइज मैं कुछ दिन बाद पे करता हूं, वो कुछ दिन के चक्कर में फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। तो मैं अब 24-25 में फाइनेंशियल ईयर में फाइनल कंक्लूड करते हैं मैंने कितना डिविडेंड दिया है, पे किया जो सच में 8,000, तो इसलिए हम 8,000 को ठीक करेंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में से गया भी 8,000 है माइनस, तो प्लस भी 8,000 करूंगा। ऑपरेटिंग में प्लस कर लिया तो इसकी दूसरी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कैश भी तो दिया है, तो उसको उसके सही ऑप्शन में माइनस करो। फिर आया समझ में? दूसरा, वैसे मैंने वो वाला वर्बली समझा दिया है, लेकिन यहां भी डिस्कस कर लेता हूं तीसरा पॉइंट। तो इस वजह से मुझे जब मैं 24-25 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, क्लोजिंग ईयर को इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में 24-25 में मैं जो पे करता हूं वो पिछले साल का पे करता हूं, इसलिए पिछले साल को हम ठीक और वो ऐड और लेस करते हैं। तीसरी ट्रीटमेंट आ सकती है पर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%, बस इतना होगा, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। अब आप सोचो ये मैं बैलेंस शीट्स बना रहा हूँ, बैलेंस शीट में इधर 23-24 आता है तो पीछे आता है 22-23। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है, पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर। यहाँ पे दी होगी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इधर 8 लाख है इधर 10 लाख है। बताओ नहीं चेंज करने, इधर 7 लाख है इधर 8 लाख है। मुझे बता सकते हो शेयर कैपिटल मेरी करंट ईयर में बढ़ी है या कम हुई है? पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? 1 लाख की शेयर कैपिटल बढ़ गई। शेयर कैपिटल किस एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग में। पैसा आया या गया है? आया है, तो फाइनेंसिंग आया पैसा, 7 लाख से 8 लाख हो गया, शेयर कैपिटल इश्यू करके पैसा कंपनी में आया है, तो 1 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना शेयर कैपिटल इश्यूड के नाम से। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? शेयर कैपिटल 7 लाख थी, 8 लाख है, तो 1 लाख रुपए आपने और कैपिटल रेज करी है ना, मतलब आपने और लाइबिलिटी उठाई है, पैसा उठाया है, पैसा आया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। हाउ मच? 8 लाख या 1 लाख? 1 लाख। इसके ऊपर डिविडेंड देना है 10%। जैसे हमने डिविडेंड क्या माना था? ओपनिंग, तो यहां पे भी ओपनिंग के ऊपर निकालोगे। याद है पिछले साल के डिविडेंड इस साल देंगे। पिछले साल लोगों ने कितना पैसा लगा रखा था? क्योंकि बाकी जो 1 लाख है तो वो तो बंदे ने इस साल लगाया ना, इसका डिविडेंड तुम्हें तो अगले साल बांटेंगे। अभी हम किसका डिविडेंड बांट रहे हैं? जो मेरा पिछला साल खत्म हुआ है। पिछले साल कितने लोगों ने पैसा लगाया था? 7 लाख। 7 लाख का 10% तो 70,000 आ जाएगा। 8 लाख का 10% क्या इग्नोर करूं, क्या कंसीडर करूं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो सर देखा जाए बात तो एक है, अगर डिविडेंड भी दिया हुआ है तो भी ओपनिंग लेना है,
परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज किसके ऊपर लगती है, कैपिटल के ऊपर, कैपिटल के ऊपर हम इसको बांटते होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब आओ आप आगे क्वेश्चन नंबर, कुछ इन्वेस्टिंग वगैरह। सिर्फ अभी मैं एक आध डाउट कंसीडर करना चाहता हूं, जो एक्टिविटीज दी थी उसमें कोई डाउट है तो वो पूछो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था जहां तक मुझे याद आता है, कोई इसमें डाउट है पहले वो पूछ लो, कोई एक्टिविटी या इनफ्लो आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सा पॉइंट है? हाँ, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लोन है, लोन कम हो गया तो ये आउटफ्लो हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी 10th वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल ठीक है। कैश इक्विवेलेंट में 7 चीजें होती थी। 4th है कैश रिसीव्ड। अरे यार ये तो दुकानदारी सर्विस, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, मेरी सर्विस ही है ना, क्लाइंट को मैं आईटीआर या टैक्स भरता हूँ वो सर्विस ही है, तो मतलब मेरी दुकानदारी ऑपरेटिंग में प्लस। 4th वाला ऑपरेटिंग में प्लस, सर्विस रेंडर का मतलब अपनी दुकानदारी, सामान बेचना, सर्विस देना। 5वां कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, मैंने किसी आर्किटेक्ट को हायर किया, अब बदले में सामान तो नहीं मिला लेकिन पैसे तो वो लेता है ना, दुकानदारी का पार्ट है कैश आउटफ्लो। 12th है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन कैश क्रेडिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, लोन। यार देखो आप ना, एक चीज आपको एक छोटा सा कंक्लूजन दूं, जैसे समझ लो बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हैं, तो इससे होने वाली कोई ट्रांजैक्शंस भी, इनकम भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ताशु सुन लो, बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग के ऊपर टैक्स लग गया, इन्वेस्टमेंट एफडी शेयर मार्केट करे, उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिला, किसी कंपनी के शेयर खरीदे डिविडेंड मिले, जिस आइटम से रिलेटेड वो आइटम है उसके इनकम्स भी उसी एक्टिविटी में आती हैं, तो यानी कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये सारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो इसके ऊपर पे करने वाला इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। तो आपको आइटम पहचाननी है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या की आइटम है, फाइनेंसिंग, तो उसके ऊपर होने वाले सारे खर्चे या उनसे रिलेटेड इंसिडेंटल कोई भी आइटम्स हैं वो भी उसी एक्टिविटी में फॉल हो जाती है। चलो जी, और कोई डाउट मुझे आते हुए नहीं दिख रहे, अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग स्टार्ट करते हैं। यार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा वो वाले टॉपिक्स के बिना। एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन करते हैं, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, करना इन्वेस्टिंग का चाहिए लेकिन उसके लिए थोड़ा पॉइंट समझाने पड़ेंगे। किसी के पास बुक है डीके वाली, किसी के पास डीके वाली बुक है? हर्ष अंदर पड़ी होगी एक पुराने वाली ना। क्वेश्चन नंबर 24, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। स्टूल पे देख, शायद स्टूल पे पड़ी होगी ना। फॉर द ईयर एंडिंग 31/3 जो भी है, तो इसका पॉइंट क्या बन रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं है स्टूल पे क्या यार, रहने दे, ये है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या कहते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक बार के लिए याद करें किससे रिलेटेड होता था, शेयर कैपिटल से, ठीक है, और बोरोइंग से। शेयर कैपिटल और बोरोइंग से, बोरोइंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स वर इशूड, सबसे पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। इक्विटी शेयर देखो पहले पॉइंट में मिलेगी आपको ऊपर, 6 लाख से 8 लाख हो गई, 2 लाख की इश्यू करी है आपने, 2 लाख की इश्यू करी है, पैसा आएगा या जाएगा? लेकिन आपने इश्यू भी प्रीमियम पे किए हैं तो पैसा तो 15% ज्यादा आ रहा है। टोटल कितने की मैंने इश्यू करी है, 2 लाख की, तो 2 लाख में 15% ऐड करना 30,000। और इसके साथ पॉइंट नंबर 6 देखना पड़ेगा। वैसे उसको अलग भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे को डाटा याद था इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूं, आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप इसको अलग कर लेना। पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने जिसको कहा था ना भाई मेरे शेयर्स बिकवा दे, उसने शेयर बिकवाने के 10,000 लिए हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं उसने मेरे कितने के शेयर्स बिकवाए हैं, 6 लाख से 8 लाख, 2 लाख के। 2 लाख वाला 15% प्रीमियम पे, तो 2 लाख का 15% होता है 30, 230। पब्लिक से मिले होंगे 230, लेकिन ये जो अंडर राइटर है ना ब्रोकर, उसने 10,000 अपने काट लिए होंगे बीच में से। ब्रोकर कभी भी आपको पूरे पैसे नहीं देता जिंदगी में, याद रखना। आप कहो कि एक बार पैसे दे दे बाद में कमीशन दे दूंगा, फिर आप कमीशन नहीं दोगे उसको। पैसा चीज ही ऐसी है, उसको भी पता है हमें भी पता है। तो वो 230 में से 10,000 काट के आपको पहुंचाता है नेट। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे इसको, ऐड, ठीक है जी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम 2,30,000। किसी को नहीं समझ आया पूछ लो कैसे आया, 6 लाख से 8 लाख हो गया था तो 2 लाख बढ़ गया, लेकिन कह रहे हैं 2 लाख हमने 15% महंगे बेचे, तो 2 लाख का 15% होता है 30, तो 230 आया। माइनस कर दो इसी में से अंडर राइटिंग कमीशन। किसी को पेपर में नहीं याद रहा, ठीक है, किसी को एग्जाम में नहीं याद रहा तो 10,000 अलग से माइनस कर देना, आंसर तो सेम ही आना है। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 2 लाख। यार मैंने ना वो लाइन पता नहीं एक एक्स्ट्रा लगा दी है, काम आनी नहीं, चलो कोई बात नहीं। 2,20,000, हाँ नेट ही लिखा ना मैंने, देखो अलग अलग भी लिख सकते हो, नहीं याद रहेगा तो नेट भी लिख देना। अभी मैंने नेट लिख दिया क्योंकि मुझे याद था, आपको नहीं याद रहेगा, नहीं याद अगर रहेगा तो आप नेचर समझ लेना, कमीशन पे कर रहे हैं तो खर्चा होगा, नेचर आपको अपने आप समझनी पड़ेगी। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं, पहली हो गई और 6th हो गई। 12% प्रेफरेंस शेयर्स, पढ़ोगे एक बार के लिए, 12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम, रिडीम मतलब पैसा आना या जाना, रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे, मतलब पैसा ज्यादा जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स देखो बैलेंस शीट में, पिछले साल कितनी प्रेफरेंस शेयर्स थी, पिछले साल, इस साल कितनी है, इसका अलावा आपने सारे के सारे पैसे रिफंड कर दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, रिडीम कर दिए। साफ पता लग रहा है, पहले 2 लाख थे अब 0 है। कभी कभी याद रखना, इधर देखना सामने, कभी कभी ये पॉइंट दिया भी नहीं होगा जहां पे अभी मैंने कट किया है, सेकंड एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं होगी, सीधा लिखा होगा 2 लाख बाद में 0। तो तुम्हें अपनी खोपड़ी अपने आप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सर हमें तो नहीं आती, आपका टीचर आपको बताएगा। तो अभी मैं बता दिया मैंने, अगली बार से अगर एडजस्टमेंट नहीं दी होगी तो आपको ये सोचना पड़ेगा 2 लाख से 0 कैसे हो गया। ऐसे तो नहीं है कोई बाज आया होगा और बैलेंस शीट में से कैपिटल की वैल्यू उठा के चला गया होगा। तो इसका क्या लॉजिक बनता है, पहले 2 लाख थी अब 0 है, मतलब वो आपने लोन पे कर दिया होगा, कैपिटल पे कर दी होगी। लेकिन बाहर जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो ये बताना चाहता था कि पे 5% एक्स्ट्रा की है। टोटल कितनी पेमेंट गई होगी, 2 लाख प्लस 5%। हाँ तो पॉइंट नंबर है मेरा 2, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे,
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2,30,000 2,10,000 माइनस का। सही बताऊं तो ये पॉइंट अभी खत्म ही नहीं हुआ। क्या बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर के साथ कुछ परसेंटेज दी हुई है? कितनी? कहां पे है देखना, जो मैं सर्कल लगा रहा हूं वही है, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सही मायने में इसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा है ना कभी कभी एडजस्ट नहीं, 12 है, कभी कभी एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती, तो आपको यहां पे ये देखना आना चाहिए। 12% दिया हुआ है तो 12% ये डिविडेंड का रेट होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज डिविडेंड रेट। डिविडेंड का रेट मतलब कि जो 2 लाख रुपए बंदों ने पैसा लगाया है ना, पिछले साल जो पैसा लगा रखा था, एक तो वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं और उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट भी वापस मांग रहे हैं, डिविडेंड भी। अब कई कई बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, सर 2 लाख उनका वापस तो कर दिया, 12% यानी कि 24,000 और क्यों देने हैं? यार जब मैं किसी को लोन दूंगा 2 लाख का, सोच के देखना, आपने मुझे लोन दिया, अगर आप नहीं लेना चाहते इंटरेस्ट तो जिसके पास जितने जितने पैसे हैं मुझे आज ही दे देना, 1 साल के बाद वापस कर दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस करूंगा। क्या आपको टॉलरेट होगा ये? शायद आप तो फिर भी एक बार के लिए बर्दाश्त कर जाओ, लेकिन आपके पेरेंट्स थोड़ी ना करेंगे, यार इतने पैसे तो मैं एफडी में करता तो इंटरेस्ट मिलता ना। तो तो यानी कि ये 12% भी हमें पे करना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। दो, ये फेस वैल्यू के ऊपर लगता है, याद रखना। याद है मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम सब कुछ फेस वैल्यू पे लगता है, नेट वैल्यू पे नहीं। 2 लाख के ऊपर 12%, 24,000 माइनस पैसा जा रहा है, तो इसकी एडज। हाँ जी, ओ यार भाई थोड़ा ज्यादा समझा गया, मैं भावुक हो गया था। ये पॉइंट नंबर 4 में भाई दिया हुआ था, सॉरी, ये दे रखा था डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। बस मैं थोड़ा सा ये एंगल समझाना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में प्रसाद मिला हुआ है, डिविडेंड निकाल के दे दिया गया। ठीक है, और भी एक पॉइंट था कि हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए। उम्मीद मत करना बड़े क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया होगा, ये सामने स्क्रीन पे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डैश 2 लाख, इसी से। बड़े क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ इतना दिया होगा, तो यहां से आपका दिमाग चलना चाहिए कि दीज आर टू एडजस्टमेंट्स। 2 लाख वालों को वापस कर दिया 12%, 12% को बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है जी, अगला पॉइंट, पहला हो गया, दूजा हो गया, तीसरे पे आ जाते हैं। 14% डिबेंचर वर इशूड। अब डिबेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन डिस्काउंट पे, पैसा कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। देखे डिबेंचर, अब सीखें दोबारा से, पिछले साल कितने थे? 0 थे, इस साल बढ़ के कितने हो गए? यही तो क्वेश्चन कह रहा है, डिबेंचर इशू की है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं हार्ड पार्ट कह रहा हूं, एडजस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, माइंड प्रिपेयर कर लेना। बच्चों फिर मेरे को कहेंगे होमवर्क के टाइम पे ये समझ नहीं आया इसलिए हमने ना डब्बा बना दिया, बाकी हुआ नहीं हमसे। डब्बे के डब्बे, इतने डब्बे मैं बना देता हूं, मेरे सामने ही डब्बे बना के तुम वापस आ जाते हो। तुम्हारे दिमाग डब्बे हैं, वो सिर्फ आलसियों के लिए है ये, बाकियों के लिए नहीं। लेकिन बड़े सारे डब्बों से ज्यादा हमारे पास सारे बाकी अच्छे डब्बे हैं, वो करके आते हैं। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, हार्ड पार्ट, ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है ना हो। ठीक है जी, तो अभी 1 लाख रुपया आएगा फेस वैल्यू के हिसाब से, लेकिन 1% डिस्काउंट कट के आ रहा है तो 99,000 आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बैंक अकाउंट डेबिट, सर एक काम करो, डिबेंचर चैप्टर भी रिवाइज करा दो, कल टेस्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन 99,000, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 99, लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू 1,000, टू 10% डिबेंचर 1 लाख। डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू, लेकिन बैंक में कितना आ रहा है? ये चैप्टर क्या है? कैश फ्लो। कह रहा है भाई साहब बैंक की बातें करो, संस्कारी बातें नहीं, मतलब एक्रूवल बेसिस वाली नहीं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट 99,000 प्लस में पैसा आ रहा है।
इशू डिवेंचर एड। अब देखते हैं इसके पास भी परसेंटेज था, जहां जहां परसेंटेज आएगी, आज मेरे साथ कसम खाओ यार, हाथ करो सारे अपन आगे। हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ उठूंगा सिर्फ मैं, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ आप लोगों ने कसम खानी है। अरे हाथ आगे करो। ओ कमल, सबसे आगे बैठे हो, हाथ बोलो। जब जब परसेंटेज गिवन होगी वो भी एक एडजस्टमेंट होगी। जब जब परसेंटेज गिवन होगी उसको हिडन एडजस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ परसेंटेज है, तो वो भी एक एडजस्टमेंट है। और डिबेंचर वाली भी एडजस्टमेंट है। एक बार फिर से बोलेंगे, जब जब, अरे कसम खाओ, जब जब परसेंटेज गिवन होगी वो भी एक एडजस्टमेंट होगी। और ये कसम अगर तुम भूले, मैं डंडे बड़े मारने हैं। अब इसके साथ में, इसके साथ में लिखो इन दोनों के साथ हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट। कोई बात नहीं, बैठे रहो फिर, या थोड़ा सा और ट्राई करो। समझ क्या नहीं आ रहा? नीचे नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, वो देख रहे हैं, सिर्फ उससे दो चीजें देख रहे हैं, आ रहा है कि जा रहा है, या खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, यही तो देख रहे हैं बस। इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू किया, पैसा आया है तो मैंने कैश फ्लो में प्लस लिख दिया, सर बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया है, रिफंड किया है, पैसा गया है, कैश फ्लो मैंने खोला, उसको माइनस कर दिया, बस ठीक तो है, या तो आ रहा है या तो जा रहा है। और इस क्वेश्चन में कोई भी खड़ा खड़ा मुस्कुरा नहीं रहा, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है जो खड़ा खड़ा मुस्कुराता है। चौथे नंबर पे डिबेंचर इश्यू किए हैं, डिबेंचर इश्यू करने से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आएगा, तो मैंने कैश फ्लो निकाला, उसमें प्लस कर दिया, क्या मुश्किल है इसमें। चौथा, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, पेड है, पैसा गया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर दिया, सर कुछ भी तो नहीं था। हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इसलिए शुक्र है मैंने दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, आ रहा है कि जा रहा है, तो बस माइनस कर दो फिर, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, फोर्थ पॉइंट में 24,000। हाँ हाँ, क्योंकि 2 लाख के ऊपर 20%, 12% 24,000 होता है, वही निकाल के इन्होंने दे दिया था, यही मैंने कहा था बेटा, ये 2 लाख का है, 2 लाख का 12% होता है 24,000, उन्होंने अलग से निकाल के दे दिया, कहते 24,000 ये है, क्योंकि उनको पता था कुछ नादान बच्चे हैं, अगर वो 24,000 ना निकाल पाए तो वो यहां से देख लेना। ठीक है, पांचवा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करो यार जल्दी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है जी, कितना, 14,000। अगला पॉइंट, अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, ठीक है, हमने माइनस कर दिया था। अगला प्रपोज डिविडेंड, लो जी आ गया प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 22 का भी है 23 का भी है, कौन सा कंसीडर करना है, बस 90,000, पैसा आएगा या जाएगा डिविडेंड देने से, जाएगा, 8वें वाला माइनस कर दो, कितना बनता है ये, 90,000, लिखो जी प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पेड 90,000 माइनस का, निकालो आंसर जल्दी से। सर आंसर कैसे निकालते हैं, प्लस वाले प्लस कर दो, उसमें से माइनस कर देना, हो गया। कितना आ रहा है, 19,000 का माइनस आया है, हाँ तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है, बोल ना भाई, 19,000 माइनस का आया है, तो इसको लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो जी हो गया क्वेश्चन। सर क्या किया था बेटा, हमने पहले एडजस्टमेंट देखी थी, हमने ये देखा था पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आने वाले को प्लस कर दिया, जाने वाले को माइनस कर दिया। अगर कोई प्रीमियम के साथ आ रहा है तो उसमें ऐड करके ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाली थी, अगर डिस्काउंट था तो लेस करके वैल्यू निकाली थी। अगला क्वेश्चन 26,
26 ये आप यार अभी पीछे 25 ही किया था हमने, फिर मेरे को कायदे से कौन सा कराना चाहिए था, लेकिन मैं कौन सा करा रहा हूं, क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट मिल गया। तुम ये मान के चलो मोटा मोटा, ये तुम्हें प्री बोर्ड में आने वाला है पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट प्री बोर्ड में बोलो क्या इकट्ठे बोलना है। पॉइंट नंबर 1 सीधा खतरनाक पॉइंट, जिसने समझना है समझ लो, वाइवा वाला टीचर पूछेगा, प्री बोर्ड में तो आने ही वाला है यार ये पॉइंट। पिछला साल है 31/22, करंट ईयर खत्म हुआ है 23, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर पिछला है ना, सही बताऊं वो 21/22 है और ये 22-23 है। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर, सर सबसे पहले एडजस्टमेंट करनी है, यस। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 एक्स लिमिटेड इशूड द बोनस शेयर इन द रेशियो 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। होता क्या है ये बोनस शेयर? बोनस शेयर मतलब फ्री में देना। हमने बहुत बार सुना होता है कंपनीज टाइम पे या फिल्मों मूवीज में दिवाली बोनस, त्योहार वाला बोनस। बोनस का मतलब हम किसी को फ्री में कुछ देना चाह रहे हैं। अब फ्री में देंगे, कंपनी का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मैं तुम्हें आज फ्री 1 रुपए वाली वो 1 रुपए वाली वो तुझे मिली नहीं ना भाई, लिया कर। अच्छा ना, मिली नहीं मेरे को, मिली है 1 रुपए वाली केडी टॉफी होती है मेलोडी। तो अगर मैंने आप लोगों को 1-1 रुपए वाली मेलोडी दी बोनस फ्री, भाई साहब मतलब इतनी धन दौलत मैंने लुटा छड़ी। हाँ तो ले आइयो, उसमें से लुटाऊंगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी तरफ से तो पैसे का खर्चा हो गया, आप लोगों के लिए बोनस हो गया, ठीक है। सेम कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होती है ना, वो कंपनी देखती है कि ये पिछले कई सालों से इसने अपने शेयर्स बेचे नहीं, कंपनी में मालिक बने हुए हैं, हर साल डिविडेंड खाते हैं। तो कंपनी कुछ ऐसे शेयर होल्डर को जिनके पास कम से कम इतने शेयर्स हों, इतने टाइम से रह रहे हो, लॉयल हो, तो उनको कंपनी बोनस शेयर देती है बाय द रेशियो 1:2। जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 मिलेगा। अब हम देखते हैं पिछले साल टोटल शेयर कैपिटल कितने की थी, 20 लाख। मतलब ये लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया होगा तो उसको शेयर कैपिटल बोल देते हैं। कह रहे हैं हर 2 के बदले को 1 शेयर देंगे, जैसे मुझे विप्रो कंपनी के बोनस शेयर मिले थे पिछले, इसी साल मिले थे, जब मैंने आपको बताया भी था 6-8 महीने पहले, याद है? मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था। नहीं तुम्हें याद नहीं है तो ये भांडा मत फोड़ो ना, मैंने नहीं बताया, मैं वीडियो निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। तो 2 के बदले में 1 दिया है, तो जिसके पास 2 है उसको दिया 1, तो रेशियो बनी 1:2। हमने 1 देना है, तो जो देना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो है उसको डिवाइड कर देना। तो मुझे बताओ 20 लाख वालों को 2 के बदले 1 देना है, तो 20 के बदले 10 देने होंगे। तो देखा जाए इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो हमने सिंपल बोला जिसके पास 20 लाख की कैपिटल है ना, जिसके पास 20 लाख की कैपिटल है, ठीक है, 2 का आधा 1 होता है, तो हम उसको आधे शेयर्स दे देंगे, मतलब 2 के बदले 1। जिसके पास 20 लाख है उसको 10 लाख दे देंगे, तो टोटल 10 लाख के हम शेयर इशू करेंगे। कंपनी के पास 20 लाख शेयर्स पहले हैं, 20 लाख की कैपिटल पहले है, 10 लाख की और फ्री में बांट दी, टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई? तो ये 30 लाख ऐसे आया। 30 में से 20 पुराने वाले हैं, प्लस हमने 10 बोनस में बांट दिए। क्या मैंने आपसे टॉफी के पैसे लिए थे? नहीं। क्या शेयर होल्डर से बोनस के पैसे लिए जाएंगे? इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? कहते हैं आउटफ्लो है, पैसे लिए नहीं, केड़ा आउटफ्लो है। सर ये ना हमारी क्लास का ट्रेंड होता है, जिसका पहला शब्द निकला है ना आउटफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो, ये कहते हमारे पैसे गए हैं। यहां पे जब मैंने शेयर होल्डर को शेयर दे दिए, मैंने बोला आज से तुम कंपनी के मालिक, आज से तुम्हारे पास 10 शेयर नहीं है, तुम्हें 5 और दिया, आज से तुम्हारे पास 15 शेयर्स हैं। क्या मैंने शेयर होल्डर को पैसा दिया है? क्या दिया है? क्या शेयर होल्डर ने बदले में मुझे पैसा दिया है? कंपनी में इनफ्लो या आउटफ्लो नाम की कोई चीज हुई नहीं? हुई, सिर्फ ट्रांजैक्शन हुई है
कह रहे हैं बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। एक काम करेंगे हम, इसकी एंट्री ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं करेंगे। अगर हम सिंपली शेयर बेचते मार्केट में, नेट एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल बनती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो नेट एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, हम कहते हैं अपना प्रॉफिट को कम कर देंगे। कोई हमारे पास कैपिटल रिजर्व पड़ा होगा उसको कम कर देंगे, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा होगा। याद करो डिबेंचर के चैप्टर में राइट ऑफ करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू या टू इंटरेस्ट। तो एक तरह से अपने लॉसेस को, अपने प्रॉफिट्स को कम करके उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसकी वैसे एंट्री होती है। प्रॉफिट इसको बोलते हैं बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व, मतलब हम उनसे पैसे नहीं ले रहे, लेकिन कंपनी में जो पैसा पड़ा है अब कल को उनका डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो सर कान यहां से नहीं खींचा, यहां से खींच लिया। सोच के देखो, क्या आप इतना टेक्निकल सोच सकते हो? हमारे पास प्रॉफिट था, मैंने प्रॉफिट की यूटिलाइजेशन करके शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर उसकी मैं यूटिलाइजेशन ना करता तो वो वाला प्रॉफिट 31 मार्च को डिविडेंड बांट देता। सोच के देखो, प्रॉफिट तो कम होता या तो डिविडेंड बांटने से, तो आपने इस प्रॉफिट का क्या किया? एक तरह से मतलब आपने पी एंड एल में। यार आप लोगों को मैं सही मायने में बताऊं, पूरी लाइबिलिटी को एज अ होल सोचना, दिमाग में सोच लिया, रिजर्व एंड सरप्लस को माइनस कर दिया, शेयर कैपिटल को प्लस कर दिया, क्या पूरी बैलेंस शीट में कोई फर्क आया? समझ में आ गया? इक्विटी एंड लाइबिलिटी के पार्ट होते हैं ना शेयर होल्डर फंड के, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। आपने रिजर्व एंड सरप्लस को डाउन कर दिया, वही वाली वैल्यू शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करके प्लस कर दी, जैसे सेम वही था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आया। तो बोनस शेयर से ना हम शेयर होल्डर को पैसा देते हैं, ना शेयर होल्डर से शेयर्स के पैसे लेते हैं, तो सारा कुछ क्या होता है? जीरो। तो इसका कोई भी मतलब इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। ये पॉइंट मैं मान के चल रहा हूं 99.9% पेपर में गिरेगा प्री बोर्ड में, याद रखना। ठीक है जी, तो इसका कुछ भी नहीं करना। सर इतनी कहानी इसलिए थी, हाँ बेटा, लाइफ में ना सिर्फ छोटा सा मतलब पॉइंट समझाने की कहानी इतनी बड़ी होती है। अगला पॉइंट, 12% डिबेंचर्स वर रिडीम, पैसा आ रहा है कि जा रहा है नंदनी? 12% डिबेंचर रिडीम, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस या माइनस? पैसा जा रहा है, माइनस। आप कह रहे समझ नहीं आ रहा, दोनों आंसर तो आपने दे दिए। डिबेंचर रिडीम करने से पैसा आएगा या जाएगा? तो बनाओ ऊपर से कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला। तो पॉइंट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, नो इनफ्लो, नो इनफ्लो ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम बोनस शेयर्स, नो इनफ्लो फ्रॉम बोनस शेयर, ना पैसा आता है ना जाता है। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया, डिबेंचर्स डिबेंचर्स को रिडीम किया 1 जुलाई 2017 को एंड न्यू डिबेंचर इशू किए सेम डेट पे। ये बड़े नालायक है। डिबेंचर जो इन्होंने रिडीम किया वो 12% वाले हैं, आपको दिखते हैं 12% वाले डिबेंचर? सर हमने कसम खाई थी ये तो एडजस्टमेंट है, हाँ याद है, ये एडजस्टमेंट है। आपको पता है इस क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट कितनी है? 2। यस। तो पहली 3 लाख वालों को हमने क्या किया है? 12% वालों को कर दिया रिडीम, 3 लाख से जीरो हो गया, लेकिन इंटरेस्ट तो मांगेंगे, तो इसकी 2 एडजस्टमेंट होने वाली है। सबसे पहले डिबेंचर रिडीम, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम कर दी? 3 लाख। यार ये वाला फोन किसका है भैया? ये वाला फोन वंश छाबड़ा कोई भाई बहन है? रुक जा, बैठ जा, मैंने क्या बोला तेरे को? बोला कि खड़ा हो जा तू? नहीं करनी गल यार, क्या हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बैठ जा, क्लास मत खराब कर। डिबेंचर रिडीम 3 लाख माइनस का, और साथ में और क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। बताओ जी कितना आएगा? कितना? 9,000। 9,000 कैसे निकाला मेरे भाई? 3 लाख के डिबेंचर हैं, उसका 12%, क्योंकि हमने रिडीम कब किया है? तो मतलब 1 जुलाई तक ही उसका पैसा यूज कर रहे थे ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपने पूरा साल ये डिबेंचर यूज नहीं किए ना, आपने बीच में ही 3 महीने के बाद ही 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून में तो आपने उसका पैसा यूज किया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 9,000।
पूरी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुई, एंड के बाद पढ़ना, एंड के बाद 10% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लिखो जी 10% डिबेंचर इशूड, पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। देखना प्रीमियम पे है, रिडीम पे है, डिस्काउंट पे है, रिडीम पे कहता हूँ, प्रीमियम पे के हाँ डिस्काउंट 5%। देखते हैं जी कितने हमने किए, पहले थे 0, 10% डिबेंचर को देखना, अब आपको देखना आता है पिछले साल 0 थे, इस साल कितने हैं, तो कितने क्या आपने इशू किया, 5 लाख, उसमें से 5% माइनस कर दो, 10% डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, 5 लाख में से 25,000 माइनस करके 4,75,000, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ पॉजिटिव आएगा, सॉरी 475। अच्छा जी, इसमें माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। सर इसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि सोचो भैया, खोपड़ी खोलो खोपड़ी, कंपनी क्या चालूबाजी कर गई, 12% वाले डिबेंचर को कहते 12% वाला कर्जा उतार दिया, क्योंकि इसको मार्केट में सस्ता कर्जा मिल रहा था। तुम्हें भी 1200 वाली अकाउंट्स की ट्यूशन छोड़ के सामने 1100 वाली मिल जाएगी, आधे बच्चे तब चले जाएंगे। 100 रुपया मैटर करते हैं भाई साहब पैसे। तो ये तो कंपनी में लाखों की बात है, 10% वाले उसने उठा लिए, और देखो इतना चालबाज था भाई साहब, पहले 3 लाख का कर्जा चल रहा था, कहता भाई साहब 12 पे, दूसरा बंदा आया भाई साहब 10 पे देंगे, 5 लाख आया, 3 लाख इसके मुंह पे मारे, 2 लाख बिजनेस में यूज कर लिए। इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। मुझे बताओ 10% वाले को कितने महीनों का इंटरेस्ट भरेंगे हम? 9 महीने का, क्योंकि उससे हमने 1 जुलाई को लिए हैं, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 2023 तक 9 महीने। तो लेस करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कंपनी ने इंटरेस्ट पूरा 12 महीनों का दिया है, 3 महीनों के ऊपर दिया वो पुराने वालों को, 9 महीने के ऊपर नए वालों को, 9 मंथ्स का। फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम, रिडम्पशन, डिस्काउंट सारा कुछ इग्नोर करना होता है जब भी डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी निकालना हो। 5 लाख का 10% निकलेगा अब, और कितने मंथ का निकलेगा? 9 महीने का। क्या आता है 37,500, ठीक है 37,500, ठीक है। उसके बाद सर इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमें लग रहा था, अगर मैं आपको 10 मिनट दे दूंगा ना इसके बाद रिवीजन करने के लिए, अगर आपने 2-2 बार रिवाइज कर लिया, सिर्फ देख लिया, आप लोगों को ठीक ही है, पैसा आ रहा है जा रहा है जो भी। अगला पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर प्रीवियस ईयर 31/22। इस पे हम लिखेंगे हा हा हा, ये हमें बता रहे हैं 31/22 पे लगेगा। अगर ये हमें ना बताता तो तुम मुझे बताओ किस पे बताओगे, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? तो इसमें ओपनिंग ईयर कौन सा है, 22 वाला कि 23 वाला? 22 वाले की शेयर कैपिटल कितनी है? 22 वाले की शेयर कैपिटल 20 लाख। तो अब ये परसेंटेज दिया ना इसने 8%, तो किसके ऊपर लगेगा? ऑन ओपनिंग। ये तो क्वेश्चन दे दिया, ऑन 20 लाख हमें बता रहे हैं। ऐसी आवाज आनी चाहिए मन में, समझने के बाद एटीट्यूड रखना है, कहीं तुम कहो हाँ हमने तो सारी आवाजें सीख ली थी और उसके बाद पॉइंट आता नहीं था। तो कितना डिविडेंड बनता है 20 लाख का? 8%, बोल लो जी 1,60,000। पॉइंट नंबर क्या है ये? 3। लिखो जी प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस 20 लाख का 8%, 1,60,000। चलो जी अगला पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये नलायक पॉइंट है, बहुत बढ़िया, निकाल के ही दे दिया। 4th पॉइंट को थैंक यू बोल देना, तीनों पॉइंट में मशक्कत करनी पड़ी थी परसेंटेजेस निकालने की। 4th पॉइंट में बोला भैया इंटरेस्ट बहुत मेहनत कर ली, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर से माइनस 10,000। अब आ जाओ अंदर, अंदर देखें कुछ चीज पेंडिंग है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट सर माइनस क्यों किया है बेटा? पैसा गया है, एडजस्टमेंट सारी क्लोज हो गई। एडजस्टमेंट के बाद क्या शेयर कैपिटल का हमने कर लिया? यार हमने 20 लाख से 30 लाख 10 लाख पैसा आया, वो तो लिखा नहीं। हाँ याद है। अच्छा 12% को कर दिया और डिबेंचर को भी कर दिया। 12% अपने आप में दो एडजस्टमेंट है, 12% इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल वैल्यू कम हुई है, ये वाली भी कर दी बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी एक लोन होता है, 1 लाख से 80,000 रह गया, 20,000 पे कर दिया ना, कर्जा चुका दिया होगा। तो पॉइंट नंबर 6 तो है नहीं, ये सीधा लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। कहाँ वो इंटरेस्ट है चाचा, ये प्रिंसिपल अमाउंट है।
ऐसे भूलना नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट डिफरेंट होती है इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे 20,000 मैंने और बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे कर दिया, निकालो जी आंसर। जिस हिसाब से कंपनी के हालात हैं ये भी नेगेटिव ही गिरेगी, है ना। 3 लाख पहले पहले ही डिबेंचर रिडीम हो गए। कितना? 61,500 प्लस या माइनस? ठीक है, लिखो जी कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के मेन क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब मेरे को कराना पड़ेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, खतरनाक।